में आज के कार्यक्रम के देखने के बाद सभी लोग, जो लोग भी अपना सवाल पूछना चाहते हैं, क्रमशः 10 कुंडलियों को मैं शामिल करूंगा जिनके प्रत्येक सवालों का या फिर एक सवाल का उत्तर दूंगा। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और नेम, साथ ही साथ जिसकी कुंडली है वो जातक है या जातिका, ये जरूर लिखें और साथ ही साथ AM PM का विशेष ख्याल रखें और कोई एक सवाल जो सबसे ज्यादा जरूरी हो उसे ज्यादा लिखना जरूरी होगा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज के कार्यक्रम में जानेंगे पिछली जन्म कुंडली के लग्न और नवमांस के साथ साथ आज उनके सवालों के उत्तर को भी लेकर के उपस्थित हूं। आइए देखते हैं आज का कार्यक्रम अंतिम हिस्से तक। किसी ने मुझसे कहा था किसी कार्यक्रम के कमेंट में, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा अभी, कोई महिला दर्शक थी, कि आप लगभग जो ज्योतिष हैं वो सिर्फ लग्न कुंडली देखते हैं, आप नवमांस भी देखते हैं, ऐसा क्यों, उसकी महत्ता कितनी है? तो थोड़ी सी बात बता देता हूं। किसी भी जन्म कुंडली का अध्ययन अगर बिना नवमांश के होता है, इसका मतलब है कि कुछ न कुछ जरूर छोड़ा गया है और संपूर्णता बाकी अभी शेष है। कारण है कि यहाँ पे आप ग्रह जो देख रहे हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि वो अपने तरीके से यहीं का सिर्फ फल करते हों, और कोई ये भी जरूरी नहीं है कि वो जैसा यहाँ पे दिख रहे हों उसी तरीके के वो फल को करने वाले भी हों, क्योंकि कई बार नवमांस में वो स्थितियाँ बदल जाती हैं और बिना नवमांस के आज्ञा के कभी भी लग्न कुंडली का समापन नहीं करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के सवालों, जैसे कैरियर से संबंधित सवाल के लिए दशमांश चार्ट का और लग्न का अध्ययन जरूरी है, तो आपके सामने जब सवाल कैरियर का आए तो लग्न, नवमांश और दशमांश, इन तीनों चार्टों का अध्ययन जरूरी है। अगर वर्तमान परिस्थिति को देख करके कि वर्तमान का काल कैसा चल रहा है, तो लग्न को देखेंगे, गोचर को देखेंगे और जातक के वर्ष फल को देखते हैं। ऐसे होता है ना ये चीजें। तो ये बात बहुत ज्यादा आवश्यक है, बल्कि मैं तो समझता हूं कि लग्न को देख रहे हैं तो नवमांश तो बिल्कुल जरूरी है। मतलब इसके अध्ययन के बिना आपकी कुंडली कभी भी पूरी नहीं है, और नहीं है तो नहीं है। अब उसके बाद चर्चा कर लेते हैं। आइए सबसे पहले आपको पिछले कार्यक्रम में ग्रहों की स्थितियों को बता देता हूं कि शक्तिपाल जी की कुंडली में कौन से ग्रह कहां बैठे थे। कर्क लग्न की कुंडली बनती थी, लग्नेश होते हैं चंद्रमा, जाकर के जन्म कुंडली के नीचे के राशि के होकर के पंचम भाव में बैठे थे, मंगल की राशि में होकर के। उसके बाद अब चर्चा करते हैं तो जन्म कुंडली में शुक्र और बुध लग्न में ही विराजमान थे। इन दोनों की स्थितियां कुछ अच्छी नहीं थी, मृतप्राय ही थे क्रमशः। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में जहां धन भाव के अधिपति होते हैं सूर्य, वो जाकर के जन्म कुंडली के 12वें भाव में बुध की राशि में बैठे थे और ये केतु के साथ युति कर रहे थे। गुरु की स्थिति जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में थी, सूर्य की राशि में, अति मित्र की राशि में बैठे थे। चंद्रमा के बारे में मैंने चर्चा करी, जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे थे। और शनि और राहु जहां छठे भाव में बैठे थे, वहीं शनि 7वें भाव में बैठ रहे थे, सप्तम और अष्टम भाव के अधिपति होकर के। आगे चर्चा करते हैं तो मंगल अपने ही राशि के हो रहे थे। इनकी कुंडली में ग्रह स्थितियां कुछ इस प्रकार से थी लग्न चार्ट में। नवमांस में अब इसी की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले सूर्य को देखिए कि लग्न में सूर्य कहां बैठे थे। लग्न चार्ट में सूर्य बुध की राशि में बैठे थे। ये यहाँ पे कमजोर हो रहे हैं, इस वजह से जातक को सबसे पहले तो सूर्य की आराधना करनी चाहिए। आत्मविश्वास मुझे इस कुंडली में सर्वोत्तम तरीके से कमजोरी के तौर पे देखने को मिल रहा है। दूसरी बात है, इनकी तुलना करिए, ये 12वें बैठे हैं। एक तो सबसे पहले ग्रह का 12वें जाना थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है, और ऊपर से वो अति शत्रु की राशि में बैठे हैं, तो शत्रु ग्रही हो रहे हैं। केतु के साथ है, राहु का प्रभाव है, तो ये प्रभाव। अब नवमांस में देखिए तो सूर्य कहाँ बैठे हैं। एक बहुत अच्छी बात है कि वो भाग्य भाव में आ रहे हैं, और भाग्य भाव में सूर्य कारक भी होते हैं, ये तो ठीक है। तो इसका प्रभाव ये रहेगा कि व्यक्ति धार्मिक होगा और अपने जीवन काल में कई सारे धार्मिक कृत्य को भी करेगा, क्योंकि पंचम भाव में यहाँ पे चंद्रमा का बैठना और भाग्य भाव में गुरु की राशि का बनकर के जाकर के धन भाव में बैठना, व्यक्ति धार्मिक कृत्य करके ही अपने धन को उपार्जित करेगा। यानी कि व्यक्ति शिक्षण कला से जुड़ करके अगर कोई भी काम करे या वाणी से संबंधित अगर कोई भी काम करे तो व्यक्ति लाभ पाएगा। इसमें कोई कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सूर्य यहाँ पे बैठे हैं और इनकी 7वीं दृष्टि मंगल पे पड़ रही है। मंगल यहाँ अपने ही राशि के हो रहे हैं, यानी कि पराक्रम का अधिपति और पराक्रम का कारक। और साथ ही साथ सूर्य जो कि शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं, हालांकि वो उनके शत्रु होते हैं, लेकिन फिर भी भाग्य भाव में बैठ करके ये जन्म कुंडली के पराक्रम को देख रहे हैं। तो नवमांस में ये स्थितियां बनती हैं कि मंगल जहां पराक्रम के अधिपति होकर के पराक्रम भाव में बैठे थे,
और वो नौमान लग्न कुंडली में भी अपनी ही राशि के हो रहे थे, यानी कि मंगल की स्थिति इस कुंडली में एक तरीके से अच्छी बन रही है, क्योंकि यहां भी वो स्वराशि के हुए, यहां भी स्वराशि के हुए, यानी कि मंगल इनकी कुंडली में देर सबेर अच्छा फल करेगा। दूसरी बात है, सूर्य यहां 12वें जा रहे हैं तो लग्न कुंडली में थोड़े कमजोर हुए, क्योंकि वे द्वितीयेश भी होते हैं जो कि मारक भाव होता है, लेकिन यहां पे वो भाग्य भाव में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो स्थिति है, हालांकि वो 12वें भाव के अधिपति होकर के भाग्य में आ रहे हैं, ये ठीक होगा। यानी कि नौमांस में 2 ग्रह अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब उस पर चर्चा करता हूं तो दृष्टि का संबंध, तो मंगल और सूर्य का दृष्टि संबंध अच्छा बनेगा, व्यक्ति को पराक्रमी बनाएगा और जी तोड़ करके व्यक्ति मेहनत करने वाला होगा और मेहनत के बल पर व्यक्ति अपने भाग्य में समृद्धि और प्रगति देने वाला हो जाता है। अब बात चंद्रमा की करते हैं। चंद्रमा लग्न के अधिपति हुए, पंचम में नीच के होकर के बैठे। इस कुंडली में खोजिए नौमांस में वो चंद्रमा कहाँ है, तो यहां पे भी चंद्रमा देखिए, यहां पे वो वृश्चिक राशि में बैठे हैं, ये उनकी नीच राशि होती है, लेकिन नौमांस कुंडली में ये अपने ही राशि के हो रहे हैं और शुक्र के साथ बैठे हैं जो कि शुभ ग्रह है, यानी कि लाभ भी मिल रहा है। यहां पे लाभ देखिए तो शुक्र की राशि बनी, वो लाभेश होकर के जाकर के केंद्र में बैठे थे, तो एक तरीके से अच्छा होता है, ये महाधनी योग होता है। लेकिन यहां पे जब देखते हैं तो लाभ भाव के अधिपति होते हैं चंद्रमा और वो वहीं बैठे हैं, यानी कि लग्न कुंडली से जब तुलना करी जाती है नौमांस कुंडली की तो चंद्रमा की स्थिति अच्छी दिख रही है और उस पर किसी भी ऐसे ग्रह का प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है कि चंद्रमा प्रभावित हो। यानी कि एक बात जो कि सर्वाधिक तरीके से देखी जा सकती है कि लग्न कुंडली से बेहतर स्थितियां 3 ग्रहों की हुई, चंद्रमा की भी, सूर्य की भी और मंगल की भी। तो यानी कि व्यक्ति आरंभ का कष्ट थोड़ा होगा लेकिन जीवन का उत्तरार्ध बेहतर होने वाला है। अब उसके बाद चर्चा करते हैं तो चंद्रमा की 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली में यहां पड़ेगी और ये शनि की दृष्टि है और यहां पे शनि की राशि है, तो थोड़े से शत्रुता का भाव तो रखेंगे, तो व्यक्ति कई बार पढ़ाई कुछ और करता है, क्योंकि शुक्र भी देख रहे हैं, तो ये 2 शुभ ग्रह और एक शुभ ग्रह यहां बैठे हैं जो कि मित्र की राशि में बैठे हैं। शनि के बुध मित्र होते हैं, तो यहां पे बुध का बैठना, 2 शुभ ग्रहों का बैठना, व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव बड़ा अच्छा है। इसी वजह से व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में अगर कोई भी काम करे या ज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान बांटने का काम, वाणी से संबंधित अगर कोई भी काम करे, शिक्षक बनने का काम करे, तो 100% सफलता मिलने के आसार कई गुना बढ़ जाते हैं। थोड़ी सी आगे अब चर्चा कर लेते हैं, चंद्रमा की करी, मंगल की चर्चा मैंने करी। यहाँ पे मंगल यहाँ बैठे हैं, ये जन्म कुंडली में कारक होते हैं, पंचम और दशम भाव के अधिपति होकर के स्वराशि के बैठे थे, अवस्था भी उनकी ठीक थी डिग्री के आधार पे। अब यहाँ पे मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं और यहाँ पे विचार करिए तो वो मंगल जन्म कुंडली में पराक्रम भाव में आ रहे हैं। यहाँ पे भी एक तरीके से देखता हूँ तो अच्छा फल करते हैं मंगल, तो व्यक्ति पराक्रमी तो है, इसमें कोई संशय नहीं है। और एक बात और बता देता हूं, तो यहां पे मंगल की स्थिति जो है वो व्यक्ति को पराक्रमी तो बनाती है, व्यक्ति के पराक्रम के लाभ को भी देगी जब मंगल की दशा आएगी। जब व्यक्ति की कुंडली में मंगल की दशा आएगी तो व्यक्ति को लाभ देगा, इसमें कहीं से भी प्रयास और परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रयास करने पर निश्चित रूप से आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। मंगल की दृष्टि की बात करता हूं तो 1, 2, 3, 4 यहां शनि की राशि को देखेंगे, किसी को पैसे देने से बचें। हालांकि आपकी कुंडली में अगर ऋण की बात करते हैं तो ऋण लेकर के अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और साथ ही साथ बता दूं, क्योंकि शनि ऋण भाव को देख रहे हैं, आलस्य देता है, ये मांसपेशियों में थकान देते हैं कभी कभी और व्यक्ति को देर तक सोने का आदी बना देते हैं। विलंब से सोने का प्रयास कभी ना करिए, जल्दी सोने का प्रयास करिए, पिताजी का सम्मान करिए, नहीं तो आपके और आपके पिता की आय से संबंधित समस्या को कोई रोक नहीं सकता है। किसी को पैसे देने से प्रायः थोड़ा बचिए और पैसे देने से पहले 2 बार सोच लीजिए कि क्या वो पैसे लौट करके आने वाले हैं, नहीं तो आपके पैसे अटकने के चांस ज़्यादा दिख रहे हैं। कई बार होता है ना कि हम पैसे देते चले जाते हैं और सामने वाला लौटाने से मुंह फेर लेता है, तो नुकसान होगा ये। अब मंगल की चौथी के बाद 7वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, ये सूर्य यहां बैठे हैं, ये दोनों एक दूसरे के मित्र होते हैं और मंगल भाग्य भाव को देखेंगे तो थोड़ा सा उसको रोकेंगे, क्योंकि वास्तव में वो पापग्रह होते हैं, तो पापग्रह पे, भाग्य भाव पे, और वह यहाँ पे ऐसे भी राशि बन रही है स्थिर राशि, तो स्थिर राशि पे एक अग्नि तत्व का ग्रह देखेगा तो बहुत अच्छा फल नहीं करेगा और उसके फल को वो थोड़ा सा कम तरी से देने वाला हो जाएगा। अब चर्चा करते हैं तो 7वीं के बाद 8वीं, यहाँ राहु बैठे हैं, तो यहाँ भी वो कैरियर को थोड़ा सा कमजोर करने वाले हो जाएंगे, क्योंकि बुध भी उनके बहुत अच्छे मित्र नहीं होते हैं। इस आधार पर व्यक्ति की कुंडली में मंगल यहाँ पे सिर्फ अच्छा फल करते देखे जा रहे हैं, भाग्य पे थोड़ा सा असहयोग ला रहे हैं और कैरियर में भी थोड़ी सी पाप प्रभाव को ज्यादा देने वाले देखे जा रहे हैं। ये चर्चा बनती है। अब बात बुध की कर लेता हूं। बुध आपकी कुंडली में यहाँ लग्न में विराज रहे थे, ये थोड़े कमजोर थे और वो बनते हैं आपकी कुंडली के लिए 12वें भाव के अधिपति और त्रिक भाव यानी कि तीसरे भाव के अधिपति।
इन दोनों भावों के अधिपति होकर के केंद्र में बैठ करके जन्म कुंडली के सप्तम स्थान को देख रहे थे, पत्नी के चंचल स्वभाव को लाने वाले और पत्नी को श्रेष्ठ मति बुद्धि को देने वाले होंगे। और व्यक्ति की पत्नी जो होंगी वो कलाकार होंगी, अच्छी मानसिकता की होंगी, साधु प्रवृत्ति की होंगी। और कहीं ना कहीं व्यक्ति की पत्नी जो है वो पैसे कमाने वाली और आने के बाद धनागमन की स्थिति को भी दिखाने वाली हो रही है। हालांकि एक बात बता देता हूं, तो जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति शनि होकर के जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं। इस वजह से कभी भी विवाह करें तो मिला करके करें, नहीं तो कई बार स्वास्थ्य कमजोर रहने लगता है। ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। बुध की बात करता हूं तो बुध आपकी कुंडली में यहां बैठे हैं पंचम भाव में, और यहां वो ज्ञान के अधिपति जो ग्रह है वो उनके प्रबल मित्र होते हैं, शनि बुध के मित्र होते हैं। और वो बैठे भी हैं अपने कारक भाव में। शनि को 12वें भाव का कारक तो प्राप्त होता है। इस आधार पर कि जन्म कुंडली के पंचम भाव में बुध के बैठने से, लग्न में बुध के बैठने से, दो शुभ ग्रहों के बुध के बैठने से व्यक्ति बुद्धिमान है, बस थोड़ा सा आत्मविश्वास कमजोर दिख रहा है। क्योंकि सूर्य जो बैठे हैं वो अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं, वो 12वें भाव के अधिपति बने ना, तो सूर्य को अष्टम और द्वादश का दोष नहीं लगता है। परंतु फिर भी कोई भी ग्रह भाव से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, और वो बैठा है अग्नि तत्व का ग्रह होकर के भूमि तत्व के राशि में। इस वजह से वो थोड़ा सा अपने आप को और अपने फल को प्रभाव से हीन कर रहा है। अगर वहीं पे ये सूर्य किसी वायु तत्व की राशि में बैठ जाते तो वो जरूर अपने फल को कुछ अच्छा और पॉजिटिविटी वाले देने वाले हो जाते, परंतु ऐसा नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो भाग्य भाव पे शत्रु की दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पे मंगल बैठे हैं और शुक्र की राशि बनी, वो उनके शत्रु हुए। और तत्वतः दोनों ग्रह एक दूसरे से मित्रता रखते हैं, क्योंकि मंगल भी अग्नि तत्व के और सूर्य भी अग्नि तत्व के। परंतु अगर बात करते हैं तो राशि की बात जब करते हैं तो यहाँ पे शुक्र की राशि जो कि भूमि तत्व की राशि होती है। इस आधार पर यहाँ पे ग्रह को बल थोड़ा सा कम तरी से मिल रहा है। ये बात है बुध की। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु आपकी कुंडली में बनते हैं धन भाव, यहाँ धन भाव में बैठे हैं सूर्य की राशि में, और वो बनते हैं जन्म कुंडली के छठे और 12वें भाव के अधिपति। इन दोनों भावों के अधिपति होकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं। धन के सद्गति के कारक होते हैं गुरु। धन को अच्छी जगहों पे खर्च कराने का काम कराते हैं गुरु। और आपकी कुंडली में वो धन भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति कभी कभी अनायास, चूंकि वो अग्नि तत्व का की राशि का बनना, तो सूर्य उसमें अग्नि तत्व को अधिरोपित करने का काम करते हैं। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति अनायास यूं ही कभी कभी पैसे खर्च भी कर देता है और कभी कभी बहुत ज्यादा कंजूस भी हो जाता है। तो ये बात गुरु ऐसा देते हैं, क्योंकि इन दोनों का तालमेल थोड़ा इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। हालांकि वो अग्नि तत्व की राशि है और वायु तत्व के ग्रह होते हैं गुरु, तो ये आकाश तत्व के। तो इस आधार पे दोनों का संयोग हो रहा है, तो धन आगमन को और धन को कई बार या धन की समस्या को कई बार ये देने वाले हो जाते हैं। क्योंकि धन का अधिपति 12 में बैठा तो ये थोड़े से कमजोर भाव में जा रहे हैं, इस वजह से धन की समस्या थोड़ी सी रहती है। तो अपने बैलेंस को रेगुलर चेक करना है, किसी को कर्ज देने से बचना है, और कोई भी पैसे का इन्वेस्टमेंट लेने से पहले अपने सही समय को जरूर ही देख लेना है कि क्या वक्त सही चल रहा है। ये बात भी बनती है। गुरु की दृष्टि की बात करता हूं तो गुरु आपकी कुंडली में यहां बैठे 5 नंबर की राशि में, और यहां बैठे वो लग्न में बुध की राशि में। यहां ठीक है, गुरु लग्न में आ रहे हैं तो जरूर ही व्यक्ति को ज्ञानी बना देंगे और ज्ञान का परिपूर्ण मालिक बना देंगे। 5वीं दृष्टि ज्ञान भाव को देखेंगे, ये ठीक होगा। बुध को देख रहे हैं तो बुध और गुरु का संयोग अगर हो जाए तो अच्छा होता है। व्यक्ति ज्ञानी और ज्ञान के सागर में गोते लगाने वाला होता है, और व्यक्ति संपूर्णतया से ज्ञान के पीछे ही भागने वाला होता है। 7वीं दृष्टि अपने भाव पे देखेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि कभी कभी विवाह के विलंब को भी देती है, ऐसी बात भी देखने को मिलती है। और 9वीं दृष्टि अपने भाग्य के कारक भाव को देखेंगे, जहां सूर्य पहले से विराजमान है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति को रखने वाला, धार्मिकता का पालन करने वाला, कई बार जीवन में धार्मिक कृत्य करने वाला, और कई बार उसको धार्मिक कृत्य करने का अवसर भी प्राप्त होता है। ये बातें भी क्लियर हैं। तो ये स्थितियां आपकी कुंडली में अभी तक गुरु की रही। अब शुक्र की चर्चा करते हैं तो यहां पे शुक्र लग्न में विराज रहे थे, और वो बनते हैं जन्म कुंडली के लाभ भाव के अधिपति, और उनकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के सुख भाव में बनती है। आपकी कुंडली में शुक्र की महादशा जब जब आएगी तो थोड़ी सी परेशानी का कारण बनेगी, क्योंकि बाधक होते हैं, और वो विराज भी रहे तो लग्न में बिल्कुल 0 अंश पे हैं, तो ये थोड़ी सी समस्या दिखा रहे हैं। लेकिन यहां पे जब विचार करते हैं तो शुक्र चंद्रमा की राशि में चंद्रमा के साथ बैठे हैं और लाभ भाव में, ये यहां पे ठीक दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं, उसके साथ ही बैठे हैं, तो बल भी मिलेगा, क्योंकि वास्तव में उनकी राशि धन की है, और धन भाव के अधिपति होकर के लाभ भाव में बैठे हैं, ये श्रेष्ठ है। और कहीं ना कहीं इसका लाभ भी मिलेगा, क्योंकि वास्तव में ये भाग्येश भी होते हैं, भाग्य भाव के अधिपति होकर के लाभ भाव में बैठे हैं, ये ठीक है। तो लाभ
आने वाला है, शुक्र के आने का इंतजार कर लीजिए। आप ही, हालांकि मुझे लग रहा है कि अभी बुध में शुक्र चल भी रहे हैं तो समय तो ठीक है, हालांकि वो बाधक हैं, इस वजह से इसका प्रभाव वो पहले देते हैं और बाद में इसका परिणाम कुछ अच्छा मिले, शायद ऐसा हो जाए। क्योंकि आपकी कुंडली में वास्तव में जो सबसे कमजोर ग्रह है वो शुक्र ही देखने में बन रहा है, क्योंकि वास्तव में वो पापी भाव का अधिपति बन रहा है और आपकी कुंडली के लिए जो कि कर्क लग्न की है, यहाँ पे वो बाधक ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं। शनि की बात करता हूं तो शनि आपकी कुंडली के अपने राशि के हो रहे हैं, विवाह मिला करके करिए, नहीं तो विवाह के बाद स्वास्थ्य के कमजोर होने के आसार ज्यादा दिख रहे हैं। यहां पे शनि की बात करता हूं तो आपकी कुंडली में शनि 12वें भाव में बैठे हैं, हालांकि वो बैठे हैं अति शत्रु की राशि में, इस वजह से व्यक्ति के मांसपेशियों का दर्द और कई बार स्वास्थ्य को कमजोर करने के कारक बन जाते हैं। इस आधार पर मैं एक बात कहूंगा कि सबसे पहले तो प्रत्येक दिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ यह नियमित रूप से बनता है, क्योंकि आपकी कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति शनि होते हैं और यहां पे वो पंचमेश बनते हैं। तो अगर ज्ञान के क्षेत्र में किसी भी तरह की पारंगतता की स्थिति को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रत्येक दिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ बिना रुकावट के बनता है। प्रत्येक दिन सूर्य के अर्घ का देना यह प्रत्येक दिन बनता है। साथ ही साथ किसी नियमित रूप से किसी एक मंदिर का जप किया करिए। आपके व्हाट्सएप पे मैं एक मंत्र भेजूंगा, उस मंत्र का रेगुलर कम से कम 3 माला जप किया करिए, या 1 माला या 3 माला अधिकतम कर सकते हैं, यह ज्यादा लाभकर हो जाएगा। अब आगे आपकी कुंडली में थोड़े से योग दुर्योगों पे चर्चा कर लेता हूं। आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है, इस वजह से रोचक योग का बनना तय है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शनि अपने राशि के हो रहे हैं, हालांकि वो वक्री है तो पिछले भाव का फल करेंगे, कम से कम पिछले भाव का तो जरूर फल करेंगे, इस वजह से वो थोड़े नेगेटिव जाएंगे। लेकिन शश महापुरुष योग भी दिख रहा है क्योंकि वो अवस्था में ठीक थे। अब उसके बाद योग के बाद आपके कुछ 2-3 सवालों के उत्तर दे देता हूं। विवाह के लिए अगर कभी भी आगे बढ़ना होगा तो आप पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात है कि अगर कभी भी विवाह करना होगा तो निश्चित रूप से आप वृषभ लग्न की या वृषभ राशि की कोई लड़की मिल जाए तो विवाह कर सकती हैं। इस जाति का या इस राशि की जातिका से आपका विवाह ज़्यादा बेहतर होगा। अगर जीवन में आगे करके कोई काम करना चाहते हैं, कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी स्थिति के आधार पर मीन राशि और वृषभ राशि, ये 2 राशियों से आप अपने प्रतिष्ठान का नाम रख सकते हैं। और इन दिशाओं में, वृषभ राशि के दिशा में या फिर मीन राशि की दिशा में आप जा करके कोई भी काम कर सकते हैं। ऐसे दिशा की बात करता हूं तो आप अपने जन्म स्थान से मैं समझता हूं कि उत्तर दिशा की तरफ अगर जाएं तो ज़्यादा लाभ हो जाएगा, या फिर अगर बहुत ज़्यादा तो आग्नेय कोण की तरफ भी जाना चाहते हैं तो लाभ ज़्यादा हो जाएगा। वस्तुतः हमें जब भी जाना चाहिए तो अपनी कुंडली के आज्ञा के आधार पर ही जाना चाहिए, नहीं तो कई बार हम जाते कहीं और हैं और काम बनता नहीं है तो फिर जो है परेशान हो जाते हैं। तो कुंडली जहां आज्ञा दे उसी दिशा में जाना तय मानना चाहिए। आपकी कुंडली नौमांस अच्छी बन रही है और इस आधार पर आप प्रयास कर रहे हैं प्रोफेसर बनने का, बिल्कुल करिए। निश्चित रूप से मेहनत करना ही होगा क्योंकि ग्रह स्थितियां थोड़े कमजोर ज़्यादा दिख रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि व्यक्ति की कुंडली में पराक्रम भाव लग्न में विराज रहा है, यहां पराक्रम भाव अच्छा बन रहा है, सूर्य देख रहे हैं, यह सबसे सर्वोत्कृष्ट स्थिति है। आपकी कुंडली में अच्छे अगर तरीके से बात करूं तो अच्छाई क्या है, तो सबसे पहले गुरु का यहां बैठना ये बहुत अच्छा है। नौमांस में सूर्य का यहाँ बैठना ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर देखता हूँ तो चंद्रमा का यहाँ बैठना, हालांकि वो नीच में जा रहे हैं लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि पंचम भाव है तो अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे मंगल का बैठना ये बहुत अच्छी बात है। लग्न में यहाँ पे गुरु का बैठना, ये कुछ चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। कुछ इसी तरह से अब समापन करते हैं आज का कार्यक्रम। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।